Welcome to Mathematics Creator students, myself Vinayak sir and I am your maths mentor. Today we will start lecture 2 of class 12th determinants chapter. In the last lecture what we have read, हमने क्या पढ़ा था कि determinant क्या होता है. एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने determinant बोला था, लेकिन determinant और मैट्रिक्स में डिफरेंस है. determinants की वैल्यू आती है, मैट्रिक्स की कभी भी वैल्यू नहीं आती है. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की हम लोग वैल्यू निकालना इवैल्यूएशन सीखे थे, फिर माइनर और कोफैक्टर सीखे थे. ठीक है, इवैल्यूएशन निकाल रहे थे हम लोग कि वैल्यूज की डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे आएगी. अब इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे. जब हम डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज निकाल रहे थे तो उसमें अगर बड़े बड़े नंबर्स हुए तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा उसकी वैल्यूज़ निकालना. मींस कैलकुलेशन बड़ा टफ हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाएगा. तो उससे हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज़, मेरी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ क्या करेगा, आपके वैल्यूज़ को शॉर्ट कर देगा. कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा के हम कुछ कॉमन ले लेंगे. कुछ अगर दो रोज कॉलम कॉमन है तो जीरोज आ जाएंगे, तो वो अभी हम लोग प्रॉपर्टीज में देखेंगे. बस इवैल्यूएशन जो होता है जब डिटरमिनेंट्स की वैल्यूज निकालते हैं उसी के लिए है कि प्रॉपर्टीज बाय द यूज ऑफ प्रॉपर्टीज उसकी शॉर्ट हो जाता है. वैल्यू तो वही आएगा, बस हम लोग के कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएंगे, इसी के लिए प्रॉपर्टीज है. तो हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज. तो हम लोग पढ़ना क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन unchanged if its rows and columns are interchanged. अब इसमें देखो क्या कह रहा है, the value of a determinants remain unchanged if its rows and columns are interchanged. means अगर कोई determinant है A1 A2 A3 B1 B2 B3, रो 3 के एलिमेंट्स है C1 C2 C3. ठीक है, अगर इसका रो 1 को कॉलम 1 बना दिया जाए, रो 2 को कॉलम 2 और रो 3 को कॉलम 3 बना दिया जाए, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो क्या होगा, अनचेंज्ड हो जाएगा. मींस अगर हम रो 1 को क्या कह रहा है, यही कह रहा है ना, इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड. इंटरचेंज का क्या मतलब हुआ, A1 A2 A3. मींस रो 1 क्या बन गया, कॉलम 1 बन गया, रो 2 कॉलम 2 और रो 3 कॉलम 3. मींस इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, अनचेंज होगा. दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा. यही पहला डिटर्मिनेंट, पहला प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का कह रहा है. क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज. रो 1 को रोज और रोज क्या हुआ है, कॉलम में इंटरचेंज हो गया है. तो रो 1 देखो कॉलम 1 में हो गया, रो 2 कॉलम 2 में और रो 3 कॉलम 3 में. तो ये है मेरा पहला प्रॉपर्टी. ट्रांसपोज हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े थे, वही ट्रांसपोज का मतलब हुआ कि क्या है, हमको रो 1 कॉलम 1 में कर दे, रो 2 कॉलम 2 में, रो 3 कॉलम 3 में. तो हम इससे कोरोलरी निकाल के इस प्रॉपर्टी से ये कह सकते हैं कि कोई भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू उसके ट्रांसपोज के वैल्यूज के इक्वल आएगा. ये बात कह सकते हैं हम लोग. कोई भी
डिटर्मिनेंट का वैल्यू, अगर ए कोई डिटर्मिनेंट है, ए का वैल्यू उसके ट्रांसपोज का वैल्यू जो डिटर्मिनेंट है उन दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। हम लोग एक चेक कर लेते हैं कि एग्जाम्पल से। फर्स्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई मान लो कोई छोटा सा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इसको अगर हम रो एक्सपैंड करें तो क्या आ जाएगा, रो 1 से एक्सपैंड कर रहे हैं ना, तो 1 अगर ये कर दो तो 9 5 जा 45 माइनस 48, ठीक है। दूसरा नेगेटिव होगा -2, और अंदर क्या आएगा, इन दोनों को आप छुपा दो तो 4 9 जा 36 और 6 7 जा 42, और फिर प्लस, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस 3, क्या आ जाएगा फिर 8 4 जा 32 माइनस 35, वैल्यू देख लो कितना आएगा 45 माइनस 3, और ये क्या है -6, माइनस मीन्स +12 और -9, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ गया, ठीक है। अब अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ऐसा वो नहीं है प्रॉपर्टी में कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए, ये तो कोई हम ऐसा ही कोई भी मैट्रिक्स लिए तो उसकी वैल्यूज निकाल लेते। अब हम मेरा प्रॉपर्टी फर्स्ट में क्या कहना है कि अगर रोज और कॉलम इंटरचेंज हो तो उन दोनों की वैल्यू सेम आती है, बस इसी चीज को चेक करना है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं इससे भी, इसको भी हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। तो जो भी हमें पसंद है इसको हम कॉलम 1 से कर देते हैं, कोई भी रो या कोई भी कॉलम से करे वैल्यू डिटरमिनेंट का उतना ही आता है। तो 1 कर दिए तो 9 5 जा 45 माइनस 48, फिर -2, अगर ये और ये हटेगा तो ये और ये 9 4 जा 36 माइनस 7 6 जा 42 प्लस 3, और ये आ गया 8 4 जा 32 माइनस 35, और ये भी देख लो उतना ही आएगा -3 -6 है, -2 प्लस 12 -9, तो 0। दोनों की वैल्यू सेम आएगी, जरूरी नहीं है कि 0 यहाँ पे 0 आ गया कि, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी डिटरमिनेंट का कॉलम या रो मेरा कॉलम में इंटरचेंज हो जाए या कॉलम मेरा रो में इंटरचेंज हो जाए, बात एक ही है, तो उसकी वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगा। अगर मान लो कोई ऐसा डिटरमिनेंट दिया है, इसका वैल्यू हमको बता दिया 0 और फिर ये तुम्हें डिटरमिनेंट दे दिया है, अब देख रहे हो कि इसी का ये ट्रांसपोज है या रोज कॉलम में इंटरचेंज हो गए, तो बिना देखे हम बिना कैलकुलेट किए क्या बोल सकते हैं कि वैल्यू इसकी क्या होगी, 0 होगी। कौन सा प्रॉपर्टी लगाए, प्रॉपर्टी फर्स्ट, द वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट्स रिमेन अनचेंज इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। कह रहा है ये इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स, कोई भी, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, then the sign of the determinant changes। इसमें कह रहा है कि अगर
कोई दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज हो जाए, ठीक है, तो मेरा क्या होता है, साइन क्या होता है, उसका अपोजिट हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जैसे देखते हैं, ये है कोई भी दो रो, अगर इंटरचेंज करना है हमको, R1 इंटरचेंजेस टू R3, तो क्या करेंगे, R1 की जगह C1 C2 C3, यहाँ पे हम क्या चेंज किए हैं, रो 1 को रो 3 से इंटरचेंज कर रहे हैं, रो 2 वैसा ही रहेगा और रो 3 चेंज हो जाएगा। अब इसकी कोई वैल्यू रहेगी, है ना, और ये मान लो कोई नया डेटर्मिनेंट है, इसको हम दे दें डेटर्मिनेंट ए, या न्यू डेटर्मिनेंट दे दें इसको। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई भी मेरा दो रो या दो कॉलम भी हो सकता है, इसमें इंटरचेंज किया जाए, अगर इंटरचेंज हो रहा है, तो जो पहले वाले डिटरमिनेंट की जो इसकी वैल्यू है और जो दूसरे वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू है, वो क्या होगा, आपस में अपोजिट होगा। मींस ये मतलब हुआ कि फर्स्ट डिटरमिनेंट की वैल्यूज हमें ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ठीक है, बताए थे ट्रायंगल शेप में। तो जो पहले वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो दूसरे वाले डिटरमिनेंट, जो न्यू डिटरमिनेंट बना है, जो रोज इंटरचेंज करके बना है, उसकी वैल्यूज क्या होगी, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम देखते हैं इसका, मान लो 2 4 0 1 3 1 2 2 1, ये हो गया। और रो 1 को रो 3 या वो वाला देख लिए, तो कॉलम को हम चेंज कर देते हैं। मान लो कॉलम 1 और कॉलम 3 हम इंटरचेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 को कॉलम 3 से इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉलम 1 से कॉलम 3 से इंटरचेंज करेंगे तो 0 1 1, कॉलम 3 कॉलम 1 हो जाएगा, कॉलम 1 कॉलम 3 हो जाएगा। तो कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं है, तो जो वैसे ही लिख दो। और इसको कैसे लिखना है, 2 1 2, कॉलम 1 2 1 2। अच्छा, अब देख लेते हैं दोनों वैल्यूज क्या आ रहा है। इसको हम रो 1 से करते हैं, 2 और ये कट हो जाएगा 3 -2, फिर -4 1 -2, कितना हो गया, 2 × 1 2 और -1 +4, 6 वैल्यू आ गई इसकी। अच्छा, अब देखते हैं उसका, इसको भी हम रो 1 से ही करते हैं। अच्छा, ये हम तीसरा वाला वैल्यू क्यों नहीं निकाले, ये पता है ना, तीसरे वाला क्योंकि 0 है, 0 किसी से भी इंटू होगा 0 होगा, तो उसकी वैल्यूज निकालो ना निकालो कोई मतलब नहीं है। इसका जो भी ये समझ में नहीं आ रहा है, जिसका इवैल्यूएशन निकालना, वो लेक्चर 1 को डिटेल में देखें। इसको है, देखो अभी 0 है, पहला 0 वाले को छोड़ दो, फिर देखो ये पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव है, ठीक है। 1 × 2 2 -1, ये हो गया। अच्छा, और फिर +2, ये क्या हो जाएगा, 2 -3 2 -3, ठीक। तो ये क्या हो गया, -4 और -1, कितना हो गया ये
+4 -4 इंटू 1 -4 हो गया, सॉरी ना, -4 हो गया, और 2 इंटू -1 -2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -6। देखो तो पहले वाले की वैल्यू 6 और दूसरे वाले की -6। अब समझ में आया हम क्या कह रहे थे प्रॉपर्टीज में? क्या कह रहा था प्रॉपर्टीज कि अगर दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज होगा आपस में, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू की साइन जो है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। साइन चेंजेस मतलब क्या है? पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। यही कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर 2 में। अब चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी। इफ any two rows or columns are identical means same, then the value of a determinant is 0। ये वर्ड में लिखना, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है, मींस उसके एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मान लो 1 2 3 है और 6 8 4 और 1 2 3 है। यहाँ पे देख रहे हो रो 1 और रो 3 क्या है? आइडेंटिकल है। कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चेक भी कर लेते हैं। रो 1 से एक्सपैंड करो, 1 8 3 जा 24 -8 -2 एक्सपैंड करो, 6 3 जा 18 -4 प्लस 3 इंटू 6 2 जा 12 -8 क्या हो जाएगा? 24 -8 कितना हो गया? 16 14 2 जा 28 और 12 -8 4 4 3 जा 12। कितनी वैल्यू आ गई? 0 आ गया। तो अब हमें इसको कैलकुलेट नहीं करना, अब हम यहां पे अपना क्या देखें? डिटर्मिनेंट देखें। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा देंगे सीधे। अगर हमको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ रहा होगा कि इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, तो अब हम देखें मेरा रो 1 और रो 3 क्या है? सेम है। तो मींस इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई? 0 विदाउट कैलकुलेशन। ये शुरुआत में ही बताएं प्रॉपर्टीज किस लिए है कि सिंप्लीफाई करने के लिए, इवैल्यूएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या लगा रहे हैं? प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं। तो बाय प्रॉपर्टी 3 1 2 3 ऐसे नहीं देना जैसा एनसीईआरटी में दिया है। आपको इसका क्या लिखना होगा? यहाँ पे क्या इसका रीजन लिखना होगा? इफ एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। ये लिखना होगा। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है? ये कह रहा है इफ एनी रो और कॉलम is multiplied by a constant, मतलब कोई कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई हो रहा है कोई भी रो या कॉलम, then the value of a determinant is also multiplied by a constant k।
ये कह रहा है, क्या कह रहा है, यहाँ पे एनी हटा के ईच कर लो, जो ज़्यादा सुनने में थोड़ा सही लगेगा। कह रहा है कि अगर कोई भी मेरा रो या कॉलम किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या होगा, उसी से मल्टीप्लाइड होगा। जैसे कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है, B3 है, C1 है, C2 है, C3 है, ठीक है। अब इसका कोई वैल्यू होगा इस डिटर्मिनेंट का। अगर इसी में क्या करें हम लोग, मान लो कोई न्यू डिटर्मिनेंट में क्या कर रहे हैं, किसी एक मान लो रो वन को क्या कर रहे हैं, के से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। रो वन को क्या कर रहे हैं हम, के से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, के A1, के A2, के A3 और ये वैसे ही है B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो अब इसका हमको वैल्यू मान लो पता है, तो अब न्यू डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, न्यू डिटर्मिनेंट का वैल्यू ओल्ड डिटर्मिनेंट के वैल्यू के टाइम्स होगा। ये कह रहा है, ये मतलब है इसका कि अगर किसी भी एक रो या एक कॉलम में हम किसी कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस डिटर्मिनेंट में जिस भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका उसी टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ये कहा जा रहा है इसमें। अब इसको कैसे ले सकते हो, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, इसमें से हम क्या ले लें, देखो पहले इसको लिख लो ना, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखो ये चीज क्या है, कैसे ये आ रहा है, अगर हम रो वन में से के कॉमन ले लें तो के कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा, और ये क्या है, ये वाला डिटर्मिनेंट, ये वाला डिटर्मिनेंट यही तो है, तो के टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट, यही चीज आ गया, तो मींस कॉमन। अब यहां पे एक चीज ध्यान में रखना, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में यही डिफरेंस है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। डिटर्मिनेंट में जैसे मैट्रिक्स है कोई, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये कोई ये मैट्रिक्स है, और कोई डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट है यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में अगर 2 का इंटू कर रहे हैं और इस डिटर्मिनेंट में अगर हम 2 का इंटू कर रहे हैं तो क्या मतलब हुआ, अगर मैट्रिक्स में इंटू कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स में 2 का इंटू होगा, ठीक है, और डिटर्मिनेंट में अगर इंटू कर रहे हैं तो कोई भी एक रो या एक कॉलम में ही इंटू होगा, ठीक है, सारे एलिमेंट में 2 का इंटू नहीं होगा, ठीक है। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस याद में रखना, ठीक है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच में। मैट्रिक्स में जब भी अगर हम यहां से कॉमन मैट्रिक्स से निकाल लें तो सारे एलिमेंट्स में अगर वो कॉमन आ रहा है तब तो हम बाहर निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। डिटर्मिनेंट में अगर आपको कॉमन निकालना हो तो कोई भी एक रो या एक कॉलम से अगर कॉमन बाहर आ जा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे। जैसे देखो लास्ट वाले में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 हम निकाल सकते हैं। क्या कर दे, 3 बाहर कर दे, 1 4 7 2 5 8 1 2 3, ठीक है। और ये काम हम मैट्रिक्स में, क्योंकि मैट्रिक्स में सारे में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, ये काम हम ऐसा नहीं कर सकते कि कॉलम 3 से हम 3 कॉमन ले लें। कॉमन हम कब ले सकते हैं, जब सारे एलिमेंट्स में वो कॉमन मिल जाए। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मैट्रिक्स एंड अ डिटर्मिनेंट। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाना
कि हम लोग मैट्रिक्स में ऐसे करते थे और डिटर्मिनेंट में भी वैसे ही होगा। डिटर्मिनेंट में अलग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। यहाँ पे रो या कोई एक रो या एक कॉलम से होगा। अगर तीनों रो से हो जाए तो फिर वो उसी का पावर होगा। अगर मान लो हम 3 यहाँ से भी ले लिए, 3 यहाँ से भी ले लिए, 3 यहाँ से भी ले लिए, तो पहले रो से लिए तो 3 इंटू किए, दूसरे रो से अब यहाँ पे आ नहीं रहा है, ये मत सोचना कि अब 3 कॉमन आ रहा है, हम जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ से कॉमन लिए 3 हो गया, सेकेंड रो से 3 हो गया और थर्ड रो से। तो अब जो नए डिटर्मिनेंट में इंटू होगा वो इससे होगा, ठीक है। ये डिफरेंस है, ठीक है। अब क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चन से और समझ जाओगे और क्लियर हो जाएगा ये। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब इसमें देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 5 कह रहा है इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 or more terms, then the determinants are expressed as sum of 2 or more determinants. ये मे भी इससे क्लियर ना हो, हम इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। लैम्डा ऑफ हम इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3, फिर b1, b2, b3, c1, c2, c3। इस डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। अब यहां पे कह रहा है इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, अगर जैसे रो के सारे एलिमेंट्स या कोई एक एलिमेंट, कैसे लिखा हो, आर एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। अब यहां पे जैसे 2 टर्म है, 2 या 2 से ज्यादा टर्म अगर लिखा हो, देन द डिटर्मिनेंट्स आर एक्सप्रेस एज, तब डिटर्मिनेंट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अगर 2 टर्म लिखा है तो 2 डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस करेंगे, 2 से ज्यादा अगर 3 टर्म लिखा है तो 3 डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस करेंगे, 4 लिखा है मोर देन जितने प्लस में, एडिशन में और या माइनस में, सब्सट्रैक्शन में दिया है उसी उससे एक्सप्रेस करेंगे। देख लो इसको। अब यहां पे 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक होगा क्योंकि 2 टर्म है। तो पहले वाले टर्म में देखो क्या लिखेंगे, a1, सिर्फ पहला वाला, इसको छोड़ देना, a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये हो गया पहला। अब दूसरा लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, फिर b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, अगर मोर ये कॉम्प्लेक्स है, अगर इस सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो इस प्रॉपर्टी के उससे क्या कह देंगे, हम इसको 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर लेंगे। अब यहां देखो सम ऑफ 2 टर्म्स था ना, तो 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर लिया। अगर एक टर्म कोई और ऐड हो जाता, मान लो 5 ऐड हो जाता है ना, तो एक और टर्म करते, 5 हो जाता, फिर 5 होता, 5 3 होता, तो एक हम और डिटर्मिनेंट में इसको एक्सप्रेस करते। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इवैल्यूएशन को सिंपल करेगा ये स्टेप। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इस पे देखो एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 4.2 एक्सरसाइज का है। कह रहा है x है, y है, z है, a है, b है, c है, फिर x प्लस a है, x प्लस y प्लस b है और z प्लस c है। इसकी वैल्यू हमको प्रूव करना है कि 0 है। देखो सिर्फ प्रॉपर्टीज लगाना है, इसको एक्सपैंड नहीं करना है।
लिखा है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज, जब लिख दे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज तो हम इसको एक्सपैंड नहीं कर सकते, ठीक है। अभी तो यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अगर बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो हम प्रॉपर्टीज लगा के और लास्ट में, अगर बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है तो लास्ट में एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम पहले ही स्टेप से लगे हम इसको एक्सपैंड करने, प्रॉपर्टीज हमें लगाना ही लगाना है। तो इसमें देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 लगेगा, क्या है जो हम लोग लास्ट प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, 2 टर्म है, सम ऑफ 2 टर्म्स है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी और एक्स वाई जेड, ठीक है, प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी और ए बी सी, ठीक है। यहां पे प्रॉपर्टीज लिख देना जो प्रॉपर्टीज लग रहा है ना। सम और मोर एलिमेंट्स क्या है, अगर कोई कॉमन है तो हम एक्सप्रेस क्या कर सकते हैं, हम उसको 2 है तो 2 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3 है तो 3 के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखो, अब इससे भी हमें एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां तक हम प्रॉपर्टीज लगा पाए वहां तक हम जरूर लगाएंगे। अब इसमें भी देखो, अगर 2 रो या 2 कॉलम, अब देखो इसमें 2 कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, प्रॉपर्टी नंबर 3 था या 4 था, 3 था, से क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया, तो आइडेंटिकल है तो मीन्स 0 हो गया। ऐसे ही ये देख लो, कॉलम 2 और कॉलम 3 क्या है, आइडेंटिकल है, तो ये भी क्या हो गया, 0, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। जो प्रॉपर्टीज लगाए हैं उसको राइट हैंड साइड में लिख लेना, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ऐसे हम बाय द यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले सारे प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लेंगे कि आखिर में प्रॉपर्टी क्या क्या रहा है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। कह रहा है इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट the equimultiples of corresponding elements of other row or column are added, then the value of determinants remains same। इसको भी हम किसी एग्जाम्पल से कहते हैं, जैसे यहाँ पे A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2, B3 है, C1, C2, C3 है, ये हो गया। अच्छा, अब कोई न्यू एलिमेंट, न्यू डिटर्मिनेंट इसी से कह रहे हैं। कह रहा है टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, या तो कोई एक रो या एक कॉलम में क्या हो जाए, द इक्विमल्टिपल्स ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अगर हम रो 1 में, जैसे इस एग्जाम्पल में हम रो 1 में कर रहे हैं, रो 1 में हम इंटरचेंज कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं रो 1 में, रो 1 को ऐड करके, है ना, और रो 1 में क्या ऐड कर रहे हैं, रो 1 में रो 3 ऐड कर रहे हैं, और रो 3 ऐड करके पहले रो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के से मल्टीप्लाई करके, और रो 3 में इंटू कर रहे हैं, फिर उसके साथ हम R1 को ऐड कर दे रहे हैं। तो इसको हम, इस प्रॉपर्टी को हम लिखेंगे ऐसे, और देखो हम क्या कर रहे हैं, A1 है रो 1 का, रो 3 में हम क्या कर रहे हैं, K से मल्टीप्लाई करके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यहाँ पे लिखा है ना कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब फर्स्ट वाले को फर्स्ट से ऐड कर रहे हैं, सेकेंड वाले को सेकेंड से, थर्ड वाले को थर्ड से ऐड कर रहे हैं। तो A1 प्लस KC1 A2, ऐसे ही होगा, A1 प्लस KC1 A2 प्लस KC2 और A3 प्लस KC3। और रो 2 रो 3, क्योंकि ऑपरेशन मेरा रो 1 में लगा है, तो B1 B2 B3 C1 C2 C3।
अब इन दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू में क्या कह रहा है, मेरा प्रॉपर्टी देखो क्या कह रहा है, कोई चेंज नहीं होगा, कह रहा है ना, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स सेम। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट में जब भी हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं, ये हम कॉलम में भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम चाहे तो रो 1 रो 2 में भी लगा सकते थे, रो 2 रो 3 में लगा सकते थे, रो 1 रो 3 में लगा सकते थे, किसी में लगाएंगे ऑपरेशन। ठीक है, जैसा हमें अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे तो पता चलेगा कि हम ऑपरेशन लगाते कैसे हैं, कैसे लग रहा है। अभी बस ऑपरेशन को समझ लो। ये ऑपरेशन क्या कह रहा है कि अगर किसी भी हम रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं, वो किसी और रो को पहले किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उस रो में ऐड कर दें, तो उन दोनों का जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो अनचेंज हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी हम जहां हमें चेंज नहीं करना है वैल्यू, वहां हम लगा सकते हैं। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चन से वाकिफ होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।